हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ईएन डायग्राम को किस तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर उसका किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके पहले यहाँ पे जो बहुत सारी टाइप्स अलग अलग तरीके के एट्रीब्यूट और टाइप दिए हैं उसको पहले आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि डायग्राम एक्चुअली किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसके पहले हम लास्ट लेक्चर के अंदर जो भी पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ा था, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट थे कि एट्रीब्यूट क्या है, एंटिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि एट्रीब्यूट को किससे बोला जाता है, ठीक है, उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, फिर एंटिटी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कुछ भी मुझे बनाना है अलग अलग रियल वर्ल्ड की एंटिटी या ऑब्जेक्ट को, तो उसको रिलेशन किस किस तरीके से वहां पे दे सकते हैं, और देने के लिए वहां पे मुझे किस तरीके के अलग अलग टाइप थे वो हमने लास्ट में पढ़े थे, जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखी हुई है। ठीक है, तो उसको ही पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ईआर डायग्राम बनेगा। तो मतलब ईआर डायग्राम मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंटिटी टाइप क्या होता है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास था एंटिटी टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंटिटी टाइप, ठीक है, तो मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज आप देख रहे हो या फिर टच कर सकते हो, ठीक है, तो उसे यहाँ पे एंटिटी बोला जाता है। मतलब इसके अंदर उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है, तो उसे यहाँ पे वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट या एंटिटी बोल सकते हो। तो उसके लिए उसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और उसके अंदर उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो इसको प्रेजेंट करने मतलब डायग्राम के अंदर बनाते टाइम मुझे इसी तरीके की एंटिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट पर्सन के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है, प्रोडक्ट के पास भी और कॉलेज के पास भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द एंटिटी टाइप इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा विथ द एंटिटी डेटा मॉडल, मतलब ईडीएम। ठीक है, तो एंटिटी डायग्राम एंटिटी टाइप क्या है कि जो स्टार्टिंग लेवल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट दिया जाता है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एंटिटी को बनाया गया है, ताकि पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आने वाली है। इन a conceptual model, the entity type represent the structure of top level concepts such as customer or orders। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि स्टार्टिंग लेवल के अंदर कौन कौन सी चीजें मेन आने वाली है, तो उसको एक एंटिटी के फॉर्म में आपको रखना पड़ता है। तो वो एक वन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर मेन स्ट्रक्चर के अंदर मतलब टॉप लेवल के अंदर वो आता है। तो वन टाइप ऑफ आपको समझ में आ ही गया होगा कि एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और उसके अंदर उसका नाम लिखना पड़ेगा, तभी आप एआर डायग्राम के अंदर प्रेजेंट उसको कर सकते हो। मतलब किसी और को भी आप समझाना चाहते हो तो इसी तरीके से समझा सकते हो। तो एंटिटी टाइप आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद है कि वीक एंटिटी टाइप। ठीक है, तो वीक एंटिटी क्या होती है तो वो पहले समझ लो। The entity type should have a key attribute which uniquely identify each entity in the entity set। मतलब जो आपके पास एक डेटा पड़ा रहता है, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो उसको पहचानने के लिए आपके पास एक की रहती है, जिसकी मदद से आप हर एक रिकॉर्ड को पहले से ही ढूंढ सकते हो कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पे पड़ा है। ठीक है, बट देयर आर एग्जिस्ट सम एंटिटी टाइप फॉर विच की एट्रीब्यूट कांट बी डिफाइन। मतलब कोई ऐसी एंटिटी होती है जिसके अंदर आप किसी भी तरीके की है वो डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसे यहाँ पे वीक एंटिटी बोला जाता है। ठीक है, द एंटिटी सेट्स which do not have sufficient attribute to form a primary key are known as a weak entity set, and the entity set which have a primary key are known as a strong entity। मतलब जिस एंटिटी के अंदर प्राइमरी की रहती है उसे यहाँ पे बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, एंड जिसके अंदर एंटिटी के अंदर प्राइमरी की नहीं रहती उसे यहाँ पे बोला जाता है वीक एंटिटी सेट। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे प्राइमरी और फॉरेन की क्या होती थी, तो अलग अलग एक पूरा चैप्टर है की के बेस पे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीक एंटिटी मतलब उसके अंदर किसी भी डेटा को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी फील्ड के बेस पे, उसे यहाँ पे बोला जाता है वीक एंटिटी सेट। इतना समझ लो। ठीक है, उसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे डबल रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर रखा जाता है, जिसकी कोई प्राइमरी की नहीं रहती उसको, अगर उसके पास प्राइमरी की है तो उसको एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर ही हम रखेंगे, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है, फिर एक रिलेशनशिप टाइप क्या रहता है, तो रिलेशनल डेटाबेस कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट that use the table records and column।
तो रिलेशनशिप टाइप बनाने के लिए पहले हमारे पास डेटा टाइप रहने पड़ते हैं, मतलब हमारे पास पहले डेटा होना चाहिए, और डेटा को किस तरीके से डिफाइन करना है या फिर उसको मेंशन करके रखना है हमारे फील्ड के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप, मतलब जो हमने पहले से टेबल बनाया है उसको किसी दूसरे टेबल के साथ असाइन करना होगा तो मुझे अच्छी तरीके से दिखेगा, या फिर किसी को आप प्रेजेंट भी कर सकते हो, इसके अंदर इतना डेटा है और इसको इसका कनेक्शन रिलेशन दूसरे टेबल के साथ इस तरीके से। ये तो वही यहाँ पे दिखाया गया कि इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस टेबल सो दैट द रिलेशनल डेटाबेस कैन बी इजीली स्टोर, मतलब रिलेशनल डेटाबेस इजीली आप स्टोर कर सकते हो, दिखा भी सकते हो। फॉर एग्जांपल रिलेशनल डेटाबेस सच एज अ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, मायस्क्यूएल, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के अलग अलग सर्वर के अंदर एसक्यूएल होता है। तो एसक्यूएल का मतलब हो जाता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज मतलब जो भी हमारा डेटा पड़ा है उसमें से डेटा फेच लाने या ले जाने के लिए अलग से मुझे क्वेरी लिखनी पड़ती है, मतलब बग लिखना पड़ता है, जिसकी मदद से वो डेटा मुझे फेच करके देगा या मैं किसी भी तरीके का ऑपरेशन वहां पे कर सकता हूँ। फिर एक ही देयर आर सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ डेटाबेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, मतलब रिलेशनल डेटाबेस के पास अलग अलग तरीके के अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं। तो भी यहाँ पे बताए गए हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, मतलब जो भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा रिलेशनल मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि डेटा इन अ टेबल, मतलब टेबल के अंदर कितना रिकॉर्ड पड़ा है तो उसके बेस पे जज करना पड़ता है कि कौन सा रिलेशन बनेगा। ईच रो इन अ टेबल विथ यूनिक आईडी एंड की, मतलब हर एक रो, मतलब आपको जो एक रो दिखाई देती है उसके अंदर बहुत सारी फील्ड होगी, तो उसके अंदर जो डेटा रहता है उसको डिफाइन करने के लिए या फिर पहचानने के लिए हर एक की एक यूनिक की रहेगी, उसे यहाँ पे बोला जाता है प्राइमरी की। कॉलम ऑफ टेबल होल्ड एट्रीब्यूट ऑफ डेटा, मतलब जो कॉलम रहती है उसके अंदर आपको बहुत सारा अलग अलग यूजर का डेटा ऐड करना है या फिर किसी भी तरीके का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, उसे यहाँ पे बोला जाता है कॉलम या फिर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन टाइप हो गया, उसके बाद है की एट्रीब्यूट। की मतलब क्या कि टेबल के अंदर किस तरीके से मुझे डेटा मिलेगा वहां से, तो उसको की के फॉर्म में डिफाइन भी करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया, ठीक है, तो ये स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी इन्फो, ये हमारी वन टाइप ऑफ एक एंटिटी, तो इस एंटिटी के अंदर हमारी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, तो स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होगी, जो यूनिक आईडी उसे यहाँ पे बोला जाता है की एट्रीब्यूट, मतलब प्राइमरी की। ठीक है, फिर एज, तो एज देखो हर एक, अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट है तो 5 स्टूडेंट की एज समथिंग सेम हो सकती है, और उसकी जो आईडी है वो ऑलवेज हर बार अलग अलग रहेगी, तो ये यूनिक है। पर ये यूनिक नहीं है। फिर नेम, नेम भी कोई 2 पर्सन के या 2 स्टूडेंट के सेम हो सकते हैं। एड्रेस भी दोनों स्टूडेंट अगर एक ही घर में रह रहे तो दोनों का एड्रेस भी सेम हो सकता है, पर जो स्टूडेंट आईडी है वो ऑलवेज यूनिक ही रहेगी, इसलिए उसे बोला जाता है की एट्रीब्यूट। तो की एट्रीब्यूट भी अलग अलग तरीके के होते जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इसको एक्सप्लेन करके, उसका भी थोड़ा यहाँ वहाँ थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका कंटेंट क्या है एक्जेक्टली। द एट्रीब्यूट डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर इन अ डेटाबेस टेबल, मतलब किस तरीके का डेटा मुझे स्टोर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एंटिटी दी गई। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम, नेम, नंबर, ठीक है, उसके बाद उसका फोन नंबर, एड्रेस, तो ये सारी चीजें आ सकती है, उसका एज, तो ये वही यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, पर उसके अंदर यूनिक चीज होती है उसे यहाँ पे बोला जाता है आईडी। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट टेबल स्टोर द डिटेल ऑफ स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स, अटेंडेंस एक्सेट्रा, ऑल दिस डिटेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट है, मतलब वो हर एक स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो की एट्रीब्यूट इज कैपेबल ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाइंग द एंटिटी फ्रॉम एन एंटिटी सेट, मतलब जो भी हमारा हर एक रो है उसके अंदर मतलब हर एक रो को अलग तरीके से पहचानना है, तो उसके लिए मुझे मेरे पास स्टूडेंट की आईडी, मतलब एक आईडी तो होनी ही चाहिए, मतलब की एट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी मैं पहचान सकता हूँ कि उसमें से मुझे कौन सा डेटा चाहिए, कौन से स्टूडेंट का डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा की एट्रीब्यूट था। उसके बाद था मल्टी वैल्यू। ठीक है, मल्टी वैल्यू मतलब क्या हो गया कि कोई एक स्टूडेंट है तो उसके पास 2-3 फोन है, तो हर एक के पास 2-3 फोन है, तो 2-3 फोन का नंबर भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो जो फोन नंबर उसके बाद फोन 1 है, फोन 2 है, फोन 3 है, तो तीनों को मिला के उसका मोबाइल नंबर एक बनता है। तो ये अलग अलग प्राइमरी की, मतलब अलग अलग की को मिला के एक
ग्रुप ऑफ की बनाई गई है उसे यहाँ पे बोला जाता है मल्टी वैल्यू। मतलब अलग अलग वैल्यू को इकट्ठा करके एक वैल्यू बनाई गई है उसे यहाँ पे बोला जाता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मतलब एक ही टेबल के अंदर या फील्ड के अंदर 3 फोन नंबर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसे यहाँ पे बोला जाता है मल्टी वैल्यू। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इलिप्सिस और डबल इलिप्सिस बनाया गया है, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे डबल इलिप्सिस लगाया गया है। तो इस तरीके से आप उसको डिफाइन डायग्राम के अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो उसका थोड़ा इस डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे दिया गया है। एट्रीब्यूट डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। फॉर एग्जांपल, student table store detail of student name, roll number, marks, attendance, etc. All these detail corresponding to property or attribute of the student. Sometimes we need to store one or more value of single attribute. मतलब एक ही फील्ड के अंदर मुझे कभी कभी एक या दो वैल्यू भी या तीन वैल्यू भी स्टोर करने की जरूरत पड़ी, तो उसको डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे मल्टी वैल्यू की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी मल्टी वैल्यू थी। उसके बाद एक की कंपोजिट, ठीक है। तो देखो मल्टी वैल्यू और कंपोजिट के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, पर मल्टी वैल्यू के अंदर क्या होता है कि तीनों का जो डेटा है वो एक ही तरीके का, मतलब उसके पास फोन नंबर ही है, तो उसे मल्टी वैल्यू बोला जाता है। और कंपोजिट के अंदर तीनों की फील्ड अलग है, मतलब तीनों को मैं जैसे ही सर्च करते हैं ना, किसी भी जगह पे हम जैसे सर्च करते हैं तो हाउस नंबर क्या है उसका 15 है, तो 15 नंबर हाउस नंबर वाले बहुत सारे, स्ट्रीट नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, तो वैसे मुझे फिल्टरिंग करके वो देगा कि तीनों को मिला के की बनाएगा एड्रेस, ठीक है। तो तीनों को मिला के जो अलग अलग फील्ड को मिला के हमारा जो एक नया फील्ड बनना है उसे यहाँ पे बोला जाता है एड्रेस, ठीक है। तो ये कंपोजिट हो गए, मतलब तीनों फील्ड को मिला के एक फील्ड हम बना रहे हैं, उसको यहाँ पे बोला जाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है कि समटाइम्स एन एट्रीब्यूट एंटिटी मे बी फर्दर ब्रोकन इनटू स्मॉलर एट्रीब्यूट एंड ऑल एट्रीब्यूट कैन बी जनरलाइज्ड इनटू कॉमन एट्रीब्यूट। मतलब एड्रेस है तो उसका रोल नंबर, उसका हाउस नंबर क्या है, उसकी स्ट्रीट नंबर क्या है, उसका पिन कोड क्या है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के फर्दर इंफॉर्मेशन डिवाइड की जाती है, तो उसे यहाँ पे बोला जाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। The composite attribute are nothing but the attribute can be divided further into more than one attribute। मतलब जो एट्रीब्यूट है उसको अलग अलग तरीके से आगे डिवाइड कर सकते हैं, उसको यहाँ पे बोला जाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कैन हैव फर्दर सब एट्रीब्यूट, एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे दिए गए, तो आपको समझ में आ गया तीन अलग अलग फील्ड को मिला के जब भी एक फील्ड बनती है तो उसको यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट बोला जाता है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और मल्टी वैल्यू है, मतलब अलग अलग एक ही फील्ड के अंदर बहुत सारी वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो उसे यहाँ पे बोला जाता है मल्टी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इन सम सिचुएशन, यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है सर्कल, तो सर्कल के अंदर रेडियस और एरिया दोनों सेम ही चीज होगी, ठीक है। तो रेडियस के बेस पे आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया के बेस पे उसकी रेडियस फाइंड करते हो, दोनों एक दूसरे पे वाइस वर्सा है। तो अगर मैं रेडियस डालूंगा तो भी आंसर मिल जाएगा, एरिया डालूंगा तो भी मुझे आंसर मिलेगा। तो इन दोनों में से कोई एक फील्ड डिराइव्ड है, मतलब एक के बेस पे दूसरा डेटा आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास एरिया है तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हो, तो कर सकते हो, और रेडियस है तो आप एरिया फाइंड कर सकते हो। तो दोनों के बेस पे वाइस वर्सा है, एक चीज तो होनी ही चाहिए। तो दो दूसरी वैल्यू है उसको आपको डिराइव करना, मतलब एक में से दूसरा डेटा आपको मिल जाएगा, तो ये आपका जो की बनेगी या फिर ये जो आपकी एट्रीब्यूट बनेगा वो आपका डिराइव बनेगा, ठीक है। इन सब तो यहाँ पे उसका कंटेंट लिखा गया है। इन सब सिचुएशन टेबल नीड टू रिफर एंड कॉपी डेटा फ्रॉम अनदर टेबल, मतलब एक टेबल में से दूसरे टेबल के अंदर डेटा को आप कॉपी कर सकते हो। मतलब एक का जो फील्ड का नाम है उस फील्ड का नाम बदल के आपने दूसरा, पर उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो सारे कहाँ के है, इसके रेडियस के ही है, तो उसे यहाँ पे डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोला जाता है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट डेटा इज डिराइव फ्रॉम द एट्रीब्यूट ऑफ अनदर टेबल, मतलब दूसरे टेबल के फील्ड में से एट्रीब्यूट में से निकाल के इस टेबल के एट्रीब्यूट के अंदर आप रख सकते हो। तो डिराइव एट्रीब्यूट वैल्यू इज ऑलवेज डायनेमिक, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो हर बार बदल, मतलब इसके अंदर चेंज होगा तो इसके अंदर भी वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग तरीके के डायग्राम है, इन सब को मिला के अब हमने एक नया डायग्राम बनाया, मतलब ये हमारा एंटिटी
रिलेशनशिप डायग्राम है। तो इसको हम समझेंगे अब क्या क्या चीजें हैं, इन सबको मिला के क्या चीज बनती है, क्या चीज हमने बनाई है, तो वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे जो भी हमने रेक्टेंगल फॉर्म में अंदर दिख रहा है वो हमारी वन टाइप ऑफ एक एंटिटी है, एम्प्लॉय। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट। तो ये हमारी मेन 3 एंटिटी है। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और इन दोनों का रिलेशन भी कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया है, तो एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या होता है, तो देखो उसका नेम है, तो उसका फर्स्ट नेम, मिनी नेम और लास्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। फिर उसकी सेक्स, फिर उसका एड्रेस, तो एड्रेस को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, हाउस नंबर, स्ट्रीट, ठीक है, इस तरीके उसका पिन कोड। फिर उसकी सैलरी क्या है एम्प्लॉय की, फिर उसका बर्थ डेट क्या है, उसका सिक्योर सर्वर ने और उसका नंबर क्या है। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन बनी। तो ये सारे हमारे एट्रीब्यूट है कि बर्थ डेट, एसएसएन नंबर, नेम, सेक्स, एड्रेस, सैलरी। तो इसकी ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। फिर है कि डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के अंदर भी सेम तरीके के दिया गया है कि डिपार्टमेंट का नाम होगा, डिपार्टमेंट का एक यूनिक नंबर होगा, उसका एक लोकेशन होगा, कहाँ पर वो है, उसका एड्रेस होगा। तो देखो लोकेशन, ठीक है, तो लोकेशन के अंदर आप ये क्या बनाया गया है कि मल्टी वैल्यू, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग वैल्यू पड़ी रहेगी, इसके लिए इसको डबल राउंड इलिप्सिस के अंदर कन्वर्ट किया गया। फिर है कि प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का लोकेशन, प्रोजेक्ट का नंबर। तो ये 3 चीजें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो अब इन दोनों का रिलेशन किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंट के लिए वर्क्स करेगा, ठीक है। तो इस तरीके दोनों के बीच में रिलेशन बनाए, तो रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पे डबल लाइन आपको अटैच करवानी पड़ेगी। जो भी आपका रिलेशन बन रहा है उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एक ट्राइंगल शेप के अंदर यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, और बीच में जो भी वर्क्स हो रहा है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी रिलेशनशिप भी यहाँ पे बनेगी। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n है। n मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय और 1 मतलब एक डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया। उसके बाद है कि डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट, तो इसके बीच में भी वन टाइप ऑफ एक रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट है वो डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा, प्रोजेक्ट है वो डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या गया कि बीच में कंट्रोल दे दिया, और यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं और प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको और एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, तो किस तरीके से बनेगा यहाँ पे, तो जो भी प्रोजेक्ट वो कितने आवर्स के अंदर कंप्लीट करेगा एम्प्लॉय, तो इन दोनों का रिलेशन बनाया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एम्प्लॉय अटैच रहेगा, मतलब वो मेनी टास्क यहाँ पे कर सकता है एक साथ एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इस दोनों का बीच में रिलेशन बनाएगा। तो यहाँ पे वर्क्स लिखा है, तो यहाँ पे आप लीड कुछ भी लिख सकते हो, जो भी उन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है वो यहाँ पे आपको मेंशन बीच में करना पड़ता है। तो उसका जो ब्रैकेट है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ट्राइंगल फॉर्मेट में रहेगा और बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे एम्प्लॉय और डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसके बीच में भी यहाँ पे कुछ एंटिटी बनाई गई है कि जो भी आपका डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट मतलब आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो एम्प्लॉय हो तो वर्क कर रहा है, तो किसके अंडर में वो वर्क कर रहा है, तो सुपरविजन भी हो सकता है और सुपरवाइजर भी हो सकता है। तो उसका ये सुपरवाइजर है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे एक बॉस बैठा है, तो उसको भी उसको प्रेजेंट देनी पड़ती है। तो उसके लिए उसका नाम, उसकी सेक्स, बर्थ डेट, उसका रिलेशन, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। ये एक वीक एंटिटी, ये ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि इन तीनों का ही मेन यहाँ पे मेरे पास काम है। तो ये हमारी वीक एंटिटी, इसके अंदर कोई प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। तो इसका सुपरवाइजर बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए कोई प्राइमरी की नहीं दी गई है, ठीक है। फिर है कि एम्प्लॉय है वो खुद काम भी कर सकता है और सुपरविजन भी अपना खुद का कर सकता है कि उसने क्या क्या चीजें बनाई है और कौन सी चीज के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा डायग्राम आप बना सकते हो। इसे यहाँ पे बोला जाता है एंटिटी डायग्राम, ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो किसी भी चीज का आप बना सकते हो, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं है।
तो एंटिटी आपको पता है, उसके एट्रीब्यूट आपको पता है, उसका रिलेशन आप किस तरीके से बना सकते हो वो भी आपको पता है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने पहले से ही आपको मेंशन करी। अगर आपको वो सारी चीजें अच्छे से याद है तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से डायग्राम 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एंटिटी रिलेशनशिप या फिर प्रोजेक्ट के बेस पे डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके रखी गई है। फिर है उसका एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया तो वही चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखी गई है कि द कंपनी इज ऑर्गेनाइज इनटू डिपार्टमेंट। तो कंपनी क्या करती है कि डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करेगी। ईच डिपार्टमेंट हैज अ यूनिक नेम, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अलग से कोई नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद है कि यूनिक नंबर एंड पर्टिकुलर एम्प्लॉई हु मैनेज द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक हेड पर्सन रहेगा जो क्या करेगा कि डिपार्टमेंट को रन करेगा, रलाएगा, ठीक है, चलाएगा, मतलब एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसके पास कौन से एम्प्लॉई है, कौन सा प्रोजेक्ट, तो वो सारी चीजें वो मेंशन करके रखेगा, ठीक है। फिर है कि वी कीप ट्रैक ऑफ start date when the employee began managing the department. A department may have several location. तो डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट के अलग अलग लोकेशन भी हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अलग एक सेक्शन रहता है जिसके अंदर हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ काम रहेगा कि उसको क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसको मैनेज भी आप कर सकते हो। फिर है कि डिपार्टमेंट कंट्रोल अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब उसके पास जितने भी प्रोजेक्ट है उसको वो कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे उन दोनों का बीच में रिलेशन भी बताया गया कि डिपार्टमेंट है उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट रहेंगे तो उसको किसको कंट्रोल करना है, किस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, तो वो डिसाइड करेगा डिपार्टमेंट का हेड पर्सन। ईच ऑफ विच हैज ए यूनिक नेम, मतलब हर एक प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर लोकेशन रहेगा, प्रोजेक्ट का नंबर रहेगा और प्रोजेक्ट का नाम रहेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। तो वो किसके अंडर में आएगा, डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। और डिपार्टमेंट किसके अंदर आ जाएगा, कंपनी के अंदर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक ही वी स्टोर ईच एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि वी स्टोर ईच एम्प्लॉय नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एड्रेस, सैलरी, सेक्स एंड बर्थ डेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया कि जो भी एम्प्लॉय उस प्रोजेक्ट के बेस पे वर्क कर रहा है तो उसकी इतनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे एम्प्लॉय के पास, कंपनी के पास पड़ी है, ठीक है। फिर एक एन एम्प्लॉय इज असाइंड टू वन डिपार्टमेंट बट मे वर्क ऑन सेवरल प्रोजेक्ट। तो एम्प्लॉय क्या है, तो उसको एक डिपार्टमेंट दिया गया पर वो अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर वर्क कर सकता है, विच आर नॉट नेसेसरीली कंट्रोल्ड बाय द सेम डिपार्टमेंट, मतलब वो सेम डिपार्टमेंट के थ्रू कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे दिया गया है कि वो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के साथ या दूसरे प्रोजेक्ट के साथ भी कनेक्टेड है तो इस प्रोजेक्ट पर भी वर्क करेगा और इसके साथ प्रोजेक्ट के अंदर भी वर्क कर सकता है। मतलब एम्प्लॉय है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट के बेस पे भी वर्क कर सकता है, ठीक है, पर वो एक ही डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया वन डिपार्टमेंट और मेनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। फिर एक वी कीप ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ आवर पर वीक दैट एन एम्प्लॉय वर्क ऑन ईच प्रोजेक्ट, मतलब वो जो एम्प्लॉय है उसने इस प्रोजेक्ट के बेस पे कितने आवर्स वर्क किए, फिर उसने दूसरे प्रोजेक्ट के साथ भी कनेक्टेड है तो इस प्रोजेक्ट के अंदर उसने कितना वर्क किया है, तो वो सारा कुछ आवर के बेस पे रिलेशन बनेगा, ठीक है। किस कौन से प्रोजेक्ट पे अंदर कितना वो वर्क कर रहा है तो वो प्रोजेक्ट के आवर्स के बेस पे कैलकुलेट करके रखेगा। वी ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ डायरेक्ट सुपरवाइजर ऑफ ईच एम्प्लॉय, मतलब वो सुपरवाइजर वो डायरेक्टली एम्प्लॉय की ट्रैक भी कर सकता है। फिर है कि वी वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिपेंडेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय फॉर इंश्योरेंस पर्पस, मतलब अलग अलग तरीके के इन पर्पस आप दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके अंदर सेक्स, बर्थ, रिलेशन, मतलब आप एम्प्लॉय को इंश्योरेंस भी दे सकते हो तो उसके पास भी एक वन टाइप ऑफ रिलेशन बन जाएगा। द स्कीमा for the database application can be displayed by means of graphically notation known as a ER diagram, मतलब जो आप यहाँ पे देख रहे हो उसे यहाँ पे बोला जाता है ग्राफिकली ER डायग्राम, जो टेबल के फॉर्म में आपको इंप्लीमेंट करते टाइम बनाना रहता है। तो ये आपका वन टाइप ऑफ टेबल हो गया, उसके अंदर इतनी एट्रीब्यूट्स हो गई, ये आपका डिपार्टमेंट हो गया, ये आपकी टेबल होगी, ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। तो इन सब के बीच में आप रिलेशन बना सकते हो, ठीक है।
तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। और लास्ट में यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि व्हाट इज एंटिटी टाइप, एंटिटी टाइप क्या रहता है, व्हाट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज की एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। तो डायग्राम किस तरीके से बना सकते हो, तो इसके बारे में आप डिफरेंट अलग अलग नेट पे भी फाइंड कर सकते हो कि ईआर डायग्राम किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो आपका वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया। अगर आपको इसको अच्छी तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप जब प्रोग्राम बनाओगे, इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तब आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आगे जाके आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप जब भी प्रैक्टिकली करते हो तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा और वहां पे आप अच्छे से समझ सकते हो कि कौन सा रिलेशन कहाँ पे कंटिन्यू मुझे करवाना है। ठीक है, तो ये चीजें रहती है, तो इसलिए पहले थियरी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। और आपकी अटेंडेंस के लिए तीनों पैसे कंपलसरी है, तो इसको आप सबमिट हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।